हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। What are the effects of oxidation in our day-to-day life? हमारी day-to-day लाइफ में ऑक्सीडेशन के क्या इफेक्ट्स हैं, इसके ऊपर आपकी टेक्स्ट बुक में दो मेन टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इज कोरोजन एंड सेकेंड इज रेंसिडिटी। तो सबसे पहले हम कोरोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी मेटल, जैसे आप मार्केट से जब नए बर्तन खरीद कर लाते हो तो उनमें बहुत शाइन होती है, बहुत चमक होती है, लेकिन जैसे जैसे आप उनका डेली यूज करते हो तो उनकी शाइन कम हो जाती है और उसके बाद आप उन पे चाहे कितनी भी महंगी डिश बार अप्लाई करो या कितनी भी उनको रगड़ से साफ करो, उनकी जो पहले वाली शाइन होती है वो वापस नहीं आती। ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स, बिकॉज उनके साथ बार बार एसिड, बेस, एयर, ऑक्सीजन, वाटर बार बार उन बर्तनों के साथ रिएक्ट करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, टोमेटो है, मिल्क है, इनमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही आपका सोप है, उसमें वो बेसिक होता है। तो एसिड, बेस, वाटर, एयर, मॉइस्चर, ये सब बार बार उन बर्तनों के कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से उन बर्तनों की जो ऊपर वाली लेयर है वो निकल जाती है, जिसको हम इरोजन भी बोलते हैं, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर। डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन द इरोजन ऑफ top layer of the surface of metal takes place due to moisture, water, air, acid, base, etc. Due to this, a layer of oxide is formed which weakens the metal. Hence that metal is said to be corroded. और उनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। जैसे कि आपके जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं घरों में, आयरन की खिड़कियां होती हैं, लोहे के दरवाजे होते हैं, ग्रिल्स होती हैं, जब वो लंबे समय तक एयर के कांटेक्ट में रहते हैं, स्पेशली आफ्टर रेनी सीजन, जो मॉइस्चर है उनके साथ बार बार कांटेक्ट में आता है, तो उन लोहे की चीजों पर क्या बना लेता है, एक ब्राउन कलर की लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से वो उस आयरन आर्टिकल को या उस लोहे की चीज को वो ब्राउन लेयर क्या कर देती है, कमजोर कर देती है, और कुछ समय बाद वो आयरन आर्टिकल कमजोर होके टूट जाता है। और ऐसा जिस भी मेटल के साथ होता है, हम उस मेटल को क्या बोलते हैं, कोरोडेड, कि ये मेटल क्या हो गया, कोरोडेड हो गया। नाउ एग्जाम्पल्स देखते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना आयरन के ऊपर। अगर हम रस्ट के फॉर्मूले की बात करें तो रस्ट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स Fe2O3.XH2O। यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ये X है कि यहाँ पर X की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और इसका केमिकल नेम होता है हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मैंने इसलिए बोला बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। So hydrated ferric oxide is the chemical name of rust. Blackening of silver ornaments, जो आपकी सिल्वर के ornaments होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर की जो चीजें होती हैं उनके ऊपर कैसी कोटिंग हो जाती है, एक ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, रस्टिंग सिर्फ आयरन की होती है और बाकी सभी का क्या होता है, कोरोजन होता है। नाउ हम कोरोजन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। टू अवॉइड कोरोजन, फर्स्ट इज ऑयलिंग, नेक्स्ट ग्रीसिंग, पेंटिंग। स्टूडेंट्स आपने देखा है, जब आप छोटे थे, साइकिल चलाते थे, तो आप अपनी साइकिल में जो चेन होती है उस पे क्या डलवाते थे, ऑयल डलवाते थे, ग्रीस डलवाते थे। वो किस लिए डलवाया जाता था, ताकि जो एयर है, मॉइस्चर है, वो उसके साथ कांटेक्ट में ना जा सके। जो ऑयल और ग्रीस होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करते हैं, और एयर और मॉइस्चर उस ऑयल की लेयर या फिर ग्रीस की लेयर को क्रॉस नहीं कर पाते, और आपकी जो चेन होती है वो एज इट इज बच जाती है, उस पर कोरोजन नहीं हो पाता। ऐसे
ऐसे ही पेंटिंग, आपके जो खिड़की दरवाजे होते हैं आप उन पे क्या करवाते हो, पेंटिंग करवाते हो, इसीलिए करवाई जाती है। एयर मॉइस्चर आयरन आर्टिकल्स के कांटेक्ट में ना जाए, वो उस लेयर को, उस पेंटिंग की जो आप लेयर बनाते हो, पेंट की लेयर बनाते हो, एयर मॉइस्चर उसको क्रॉस नहीं कर पाते और आप आपके खिड़की दरवाजों को कोरोजन से बचा सकते हो। ऐसे ही गैल्वेनाइजेशन, समुद्र में जो शिप्स होती हैं उन पे कोरोजन का खतरा तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्यों स्टूडेंट्स? बिकॉज वो समुद्र का पानी कैसा होता है, सॉल्टी होता है, तो वो हर टाइम सॉल्टी वाटर में रहती हैं, तो उन पे तो कोरोजन का सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसीलिए उन पे जिंक की कोटिंग की जाती है। जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन के आर्टिकल्स पे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और जिंक आयरन की शीट्स पे प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जिंक कार्बोनेट की, जिसकी वजह से हम उनको कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन के एग्जांपल्स क्या होते हैं, और आप कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाती हूँ, जिसकी हेल्प से आप रेंसिडिटी को बहुत ही इजीली समझ सकते हो। अगर हम चिप्स के पैकेट को ओपन करके लंबे टाइम तक उसको रख दें और फिर उन चिप्स को टेस्ट करें, तो उनकी टेस्ट में, उनकी स्मेल में चेंज मिलेगा हमें। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? ऐसा इसीलिए हुआ बिकॉज उन चिप्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। नाउ डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, ऐसा फूड जिसमें फैट्स एंड ऑयल्स हैं, उसका जब ऑक्सीडेशन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं वो फूड जब ऑक्सीडाइज्ड होता है, देन दे बिकम रेंसिड, तो वो कैसा हो जाता है, रेंसिड। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, और उस फूड की स्मेल, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। नाउ रेंसिडिटी कैन बी अवॉइडेड बाय, रेंसिडिटी को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? फर्स्ट इज स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में रख के रेंसिडिटी को अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा आप घरों में करते भी हो, आप चिप्स के पैकेट को या बिस्किट के पैकेट्स को ओपन करते हो, तो आप उनको किस में डालते हो, एयर टाइट कंटेनर्स में, जिसकी वजह से अगर आप उनको 10 दिन बाद भी यूज करते हो, तो आपको उनकी टेस्ट में, उनकी स्मेल में कोई चेंज नहीं मिलता। So by keeping food in airtight containers, we can avoid rancidity. Next is storing food in refrigerator. आप फूड को कहाँ पर स्टोर कर सकते हो, रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब होता है जो ऑक्सीडेशन के सपोर्टर ना हो, ऐसी चीजें डाल के आप रेंसिडिटी को अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट, पैकिंग विद नाइट्रोजन गैस। जो आप चिप्स के पैकेट्स लाते हो, उनमें किसकी फिलिंग की जाती है, नाइट्रोजन गैस की। सो नाइट्रोजन गैस की पैकिंग की से भी आप रेंसिडिटी को अवॉइड कर सकते हो। सो with the help of these methods we can avoid rancidity. Now students, हमारा एक टॉपिक रह गया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको एक बार और देख लेते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हटाना, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है दोनों तरफ से हटाना। डेफिनेशन देखते हैं। दिस इज द रिएक्शन वेयर न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है, नए कंपाउंड्स बनते हैं बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। म्यूचुअल का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अगर एक तरफ से किसी ने एक आयन दिया है तो दूसरी तरफ से दूसरा आयन देगा। इसका मतलब होता है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन।
बिटवीन टू कंपाउंड्स। और इस बात का ध्यान रखना कि कंपाउंड्स का होना जरूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम Na2SO4 जिसको हम सोडियम सल्फेट बोलते हैं, ये भी एक कंपाउंड है, प्लस BaCl2 इसको हम बेरियम क्लोराइड बोलते हैं, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, दोनों ही हमारे कंपाउंड से। यहाँ से सोडियम आयन इधर आएगा और यहाँ से बेरियम आयन इधर जाएगा, तो क्या हो गया, म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया आयंस का। यहाँ से बेरियम गया, बेरियम आयन गया और यहाँ से सोडियम आयन जाएगा। इट मीन्स आयंस का एक्सचेंज हो गया, और आयंस का एक्सचेंज होने पर हमें क्या मिल जाएंगे, दो नए कंपाउंड्स मिल जाएंगे। तो डेफिनेशन ने यही बोला था, ऐसी रिएक्शन जिसमें नए कंपाउंड्स बनते हैं। कैसे बनेंगे वो नए कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स के बीच में आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट। नाउ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, जब हम छाछ बनाते हैं तो उसके ऊपर मक्खन आ जाता है, और अगर हम उस मक्खन को उस छाछ में दोबारा मिलाएं तो वो उसमें मिलेगा नहीं, तो हम उस मक्खन को क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, इट इज एन इनसोल्यूबल सॉलिड, ये क्या होता है, इनसोल्यूबल सॉलिड होता है, विच इवोल्व्स फ्रॉम लिक्विड सॉल्यूशन, जो कहाँ से इवोल्व हुआ है, लिक्विड सॉल्यूशन में से। तो इसीलिए हमने मक्खन को क्या बोला, प्रेसिपिटेट बोला, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन में से जब कोई इनसोल्यूबल सॉलिड बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शंस जिनमें प्रेसिपिटेट बनते हैं, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।